क्या कोई व्यक्ति अपना देश बना सकता है? अपना देश समझिए, खुद का देश। सुनने में ये सवाल अजीब लगेगा, क्योंकि हम देश को एक ऐसी चीज मानते हैं जो सदियों में बनती है। इसके लिए युद्ध होते हैं, सीमाएं तय होती हैं, सरकारें बनती हैं, तब कहीं जाकर एक देश का जन्म होता है। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हुए जिन्होंने सोचा कि अगर कंपनियां बनाई जा सकती हैं, अगर शहर बसाए जा सकते हैं, तो देश क्यों नहीं बसाया जा सकता। और ये कोई कल्पना भर नहीं थी। एक आदमी समंदर के बीच खड़े होकर एक पुराने सैन्य ढांचे पर गया और बोला, आज से ये मेरा देश है। एक भारतीय अफ्रीका के रेगिस्तान में पहुंचा और खुद को वहां का राजा घोषित कर बैठा। और एक अमेरिकी रेडियो जॉकी ने रेगिस्तान की जमीन खरीदकर खुद को वहां का सुल्तान बना लिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनमें किसी का भी देश दुनिया के नक्शे पर आधिकारिक देश आज तक नहीं बन पाया। आखिर क्यों? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए हम चलते हैं 80 साल पीछे। साल 1943, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटेन ने समंदर में कई सैन्य किले बनवाए ताकि जर्मनी हमलों से वो अपने समुद्री रास्तों को सुरक्षित कर सके। उन्हीं में से एक था रफ्स टावर। युद्ध खत्म हुआ, सैनिक लौट गए और ये ढांचा समंदर के बीच अकेला खड़ा रहा। लगभग 20 साल तक ये वीरान पड़ा रहा। फिर 2 सितंबर 1967 को एक पूर्व ब्रिटिश मेजर रॉय बेट्स वहां पहुंचे। उन्होंने एक घोषणा कर दी जिसने इतिहास में उनकी जगह पक्की कर दी। उन्होंने कहा, अब ये ब्रिटेन का हिस्सा नहीं, ये एक नया राष्ट्र है। और नाम रखा गया प्रिंसिपैलिटी ऑफ सीलैंड। और उन्होंने खुद को यहाँ का प्रिंस घोषित किया। परिवार को शाही परिवार बना दिया और झंडा भी तैयार कर दिया। यहाँ तक कि इसका संविधान भी लिख दिया गया, पासपोर्ट भी जारी कर दिए गए और यहाँ तक कि उनकी अपनी करेंसी भी बन गई। देखने वालों के लिए ये सब कुछ एक नए देश जैसा था। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर किसी आदमी के लिए एक प्लेटफॉर्म को देश घोषित करना इतना आसान था, तो दुनिया में हर अमीर आदमी का खुद का देश क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब हम आगे देंगे। लेकिन उससे पहले समझिए कि सीलैंड की कहानी इतनी प्रसिद्ध क्यों हुई। 1968 में सीलैंड से जुड़ा एक मामला ब्रिटिश अदालत तक पहुंचा। अदालत ने तकनीकी आधार पर कहा कि जिस जगह घटना हुई उस समय ब्रिटिश क्षेत्राधिकार से वो बाहर थी। सीलैंड के समर्थकों ने इसे अपनी वैधता की जीत की तरह पेश किया। हालांकि ब्रिटेन ने कभी भी सीलैंड को स्वतंत्र देश के रूप में स्वीकार नहीं किया, लेकिन इस एक फैसले ने सीलैंड को दुनिया भर में चर्चित बना दिया। आज भी उसकी वेबसाइट है, झंडा है, समर्थक हैं और वो खुद को दुनिया का सबसे छोटा देश कहता है। लेकिन सीलैंड की कहानी का असली असर सालों बाद दिखाई देता है, क्योंकि इसने दुनिया को एक खतरनाक लेकिन आकर्षक विचार दिया। अगर एक आदमी समंदर में देश बना सकता है तो कोई दूसरा क्यों नहीं? और करीब 50 साल बाद एक भारतीय ने कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की। लेकिन इस बार मंच समंदर नहीं था, बल्कि अफ्रीका का रेगिस्तान था। और यकीन मानिए, कहानी यहाँ और दिलचस्प है। साल 2017, इंदौर के युवा उद्यमी सुईस दीक्षित मिस्र और सूडान की सीमा के बीच मौजूद एक इलाके की तरफ रवाना हुए। इस जगह का नाम है बीड़ तबील। दुनिया के नक्शे पर यह एक बेहद असामान्य जगह है, क्योंकि सीमा विवाद के कारण ना तो इजिप्ट इस पर दावा करता है और ना सूडान। और यही वजह है कि इसे अक्सर दुनिया सबसे चर्चित नो मैंस लैंड में मानती है। 4 नवंबर 2017 को सुएस वहां पहुंचे, एक झंडा लगाया, एक बीज बोया और सोशल मीडिया पर घोषणा कर दी कि उन्होंने एक नया राष्ट्र बनाया है। नाम रखा गया किंगडम ऑफ दीक्षित और खुद को उन्होंने किंग सुएस फर्स्ट घोषित कर दिया। कुछ ही दिनों बाद ये खबर वायरल हुई। देश के कई प्रतिष्ठित अखबारों और मीडिया हाउस ने इस एक कहानी को जगह दी। लेकिन ये कहानी फिर पलट जाती है, क्योंकि सुएस पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने बीड़ तबील पर दावा किया था। उनसे पहले कई लोग वहां पहुंचकर खुद को राजा घोषित कर चुके थे। किसी ने अपनी बेटी को राजकुमारी बनाने का दावा किया, किसी ने अपना राज्य बनाने का दावा किया, लेकिन दुनिया ने उनमें से किसी को स्वीकार नहीं किया। और यहीं एक बड़ा सवाल फिर पैदा होता है, अगर ज़मीन मौजूद है, झंडा मौजूद है, दावा मौजूद है, तो फिर देश क्यों नहीं बन पा रहा? जवाब थोड़ा आगे है, क्योंकि उससे पहले आपको एक और कहानी जाननी पड़ेगी। चलिए साल 2021 में चलते हैं। साल 2021, अमेरिका के सैन डिएगो के रेडियो डीजे रैंडी विलियम्स ने कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में करीब 11 एकड़ जमीन खरीदी। फिर 1 दिसंबर 2021 को उन्होंने घोषणा कर दी कि अब वो एक स्वतंत्र राष्ट्र है। नाम रखा गया रिपब्लिक ऑफ स्लोजे मास्टान और खुद को उन्होंने वहाँ का सुल्तान यानी किंग घोषित कर दिया। उन्होंने अपने करेंसी भी बना ली, पासपोर्ट भी जारी कर दिए और नागरिकता कार्यक्रम भी शुरू किया।
जून 2023 में CNN ने इस कथित देश पर विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की। गार्जियन ने भी इसकी कहानी बताई और रिपोर्ट किया कि दुनिया भर के हजारों लोग इसके नागरिक बनने में रुचि दिखा चुके हैं। अब सुनने में ये सब किसी मजाक जैसा लगेगा, लेकिन इसके पीछे छिपा सवाल बहुत गंभीर है कि अगर हम उस सवाल पर पहुंचते हैं जिसका जवाब शायद आप शुरुआत में जानना चाहते हैं, आखिर देश कैसे बनता है। क्योंकि अभी तक आपने 3 लोगों की कहानियां सुनी, तीनों के पास जमीन थी, तीनों के पास झंडा था, तीनों के पास समर्थक थे, तीनों के पास एक तरह की सरकार भी थी, फिर भी तीनों असफल क्यों रहे। असल में ये किसी एक देश का जन्म सिर्फ घोषणा से नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आमतौर पर माना जाता है कि किसी राज्य के पास एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, स्थायी आबादी होनी चाहिए, एक कार्यरत सरकार होनी चाहिए और दूसरे देशों से संबंध बनाने की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि असली खेल इसके बाद शुरू होता है और उस खेल का नाम है मान्यता, टैग देना। मान लीजिए आप कल अपने घर की छत पर झंडा लगा दें और अपना संविधान लिख दें, अपने दोस्त को नागरिक घोषित कर दें और खुद को राष्ट्रपति बना दें, तो क्या आपका घर नया देश बन जाएगा? नहीं, क्योंकि देश होना सिर्फ आपका फैसला नहीं है, देश होना बाकी दुनिया का भी फैसला है। वो आपको क्या समझती है? क्या दूसरे देश आपको स्वीकार करते हैं? क्या वो आपके साथ आधिकारिक संबंध बनाएंगे? क्या वे आपके पासपोर्ट को मान्यता देंगे? क्या संयुक्त राष्ट्र आपको सदस्य बनाएगा? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो फिर आपका देश बस कागज पर हो सकता है, दुनिया की राजनीति में नहीं। यही वजह है कि सीलैंड लगभग 6 दशक बाद भी संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है। यही वजह है कि किंगडम ऑफ दीक्षित इंटरनेट की एक दिलचस्प कहानी बनकर रह गया देश ने। और यही वजह है कि स्लोजे मास्टान के पास पासपोर्ट और करेंसी तो है, लेकिन उसकी सीमाओं को कोई देश आधिकारिक नहीं मानता। अब ये पूरी कहानी एक साथ देखिए। 1943 में समंदर में एक सैन्य ढांचा बनाया, 1967 में उसे देश घोषित कर दिया गया, 2017 में एक भारतीय ने अफ्रीका के रेगिस्तान में अपना राष्ट्र घोषित किया, 2021 में अमेरिका के रेगिस्तान में एक और देश पैदा हो गया। लेकिन 80 साल बाद भी कहानी वहीं की वहीं है, चीज़ वहीं है। दुनिया ने किसी की भी आधिकारिक देश नहीं माना, क्योंकि आखिरकार देश का जन्म उस दिन नहीं होता जब कोई आदमी झंडा गाड़ देता है। देश का जन्म उस दिन भी नहीं होता जब कोई खुद को राजा, राष्ट्रपति या सुल्तान घोषित करता है। देश का जन्म तब होता है जब बाकी दुनिया भी उस दावे को स्वीकार कर ले। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। अपना देश घोषित करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है पूरी दुनिया में उससे देश कहलवाना।